बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो बनाई जा रही है इलेक्शन ऑफिसर का जो सिलेबस है उसका जो पार्ट 2 है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का पार्ट 2, उसको मद्देनज़र रख के तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि पार्ट 2 जो है ये दो पार्ट्स पे मुश्तमिल है, एक फंडामेंटल राइट्स और दूसरा प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। तो ये आर्टिकल 7 से आर्टिकल 40 तक ये हिस्सा, ये पार्ट 2 मुश्तमिल है। तो हम सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 7 को। आर्टिकल 7 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का डिफ़ाइन कर रहा है स्टेट को, ये डेफिनेशन देता है स्टेट की। यहाँ पे अगर हम इसको फोकस करें तो ये स्टेट को डिफ़ाइन करता है कि स्टेट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल असम्बली या ऐसी अथॉरिटीज़ जो महसूलात इकट्ठा करने का हक़ रखती हैं या अथॉरिटी रखती हैं या जो टैक्स नाफिज कर सकती हैं, वो तमाम की तमाम अथॉरिटीज़ स्टेट कहलाती हैं। तो डेफिनेशन ऑफ द स्टेट आर्टिकल 7 के अंदर दी गई है, जो ये कहता है कि फेडरल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल असम्बली ऐसी अथॉरिटीज़ जो टैक्स इम्पोज कर सकें स्टेट में कहलाती हैं या स्टेट की डेफिनेशन में फॉल करती हैं। आर्टिकल 8 बड़ा वाज़ह और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आर्टिकल है। ये आर्टिकल कहता है लॉज इनकन्सिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू बी वाइड। ये कहता है कि कोई भी लॉ किसी भी सूरत में नहीं बनाया जा सकता जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो। अगर कोई ऐसा लॉ बन भी जाए तो वो वाइड हो जाएगा, वो नल एंड वाइड डिक्लेयर हो जाएगा। यानी कि कोई भी लॉ अगर वो बन गया और वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है या फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन करता है तो ऐसा जो लॉ है वो फॉल नहीं करेगा, वो नल एंड वाइड करार दे दिया जाएगा। ये आर्टिकल 8 है। आर्टिकल 9 सिक्योरिटी ऑफ पर्सन से रिलेटेड है। आर्टिकल 9 ये डिफ़ाइन करता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और लिबर्टी, यानी कि किसी भी शख्स की ज़िंदगी या आज़ादी को छीना नहीं जा सकता। आर्टिकल 9 ये ज़मानत देता है कि किसी भी शख्स की ज़िंदगी या आज़ादी को छीना नहीं जा सकता। इसके अंदर कुछ प्रोविज़न्स जहाँ जहाँ पे लॉ ऑथराइज़ करे वहाँ पे उस शख्स की ज़िंदगी या आज़ादी छीनी जा सकती है। आर्टिकल 10 आगे आ जाता है। आर्टिकल 10 के अंदर जो है वो हम देखते हैं कि इसकी जो हेडिंग है वो कुछ इस तरह से है कि सेफ गार्ड एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन, कि ये सेफ गार्ड है अरेस्ट और डिटेंशन के लिए। तो इसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं वो बयान की गई हैं। इसके अंदर सबसे जो अहम बात है वो ये है कि जब भी किसी शख्स को गिरफ़्तार किया जाता है तो आर्टिकल 10 ये रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करता है कि उस शख्स को ही शुड नो अबाउट द रीज़न ऑफ डिटेंशन, उस शख्स को ज़रूर बताया जाएगा या उसको इल्म होना चाहिए कि उसे क्यों डिटेंशन में लिया जा रहा है या उसको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। आर्टिकल 10 ये कहता है। उसके बाद आर्टिकल 10 एक और बात कहता है कि किसी भी शख्स को अगर अरेस्ट किया जाएगा तो विद इन 24 आवर्स जो है उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहाँ पे उसका रिमांड लिया जाता है। वो आगे लॉ की मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर दी गई हैं। तो यहाँ पे बस इतना सा ही है कि आर्टिकल 10 ये बार लगाता है तमाम इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कि कोई भी शख्स जिसको पकड़ा जाएगा उसको विद इन 24 आवर्स नियरली मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया जाना ज़रूरी होता है कि आया ये बंदा हमने अरेस्ट किया है। यहाँ पे कुछ और प्रोविजंस भी हैं वो हसास इदारों के बारे में या मुख्तलिफ जो स्टेट के आर्गन हैं कि कोई भी शख्स अगर स्टेट के ख़िलाफ़ या स्टेट के इदारों के ख़िलाफ़ या स्टेट के डिफेंस के ख़िलाफ़ काम कर रहा होगा तो उसको 3 मंथ्स के लिए उठाया जा सकता है। उसके उस बंदे के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसको 24 घंटे के अंदर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया जाए। अगर 3 मंथ्स से भी उसकी डिटेंशन बढ़ानी हो तो इसके लिए रिव्यू बोर्ड बनाया जाता है। रिव्यू बोर्ड एक आगे इसका बाकायदा तरीक़ाकार है। रिव्यू बोर्ड के अंदर 3 लोग
3 मेंबर होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और 2 जजेस या उस रैंक के लोग बैठते हैं, और वो रिव्यू बोर्ड बनता है और वो उस केस को स्टडी करके वो फाइनल करते हैं कि इस बंदे की डिटेंशन 3 मंथ से बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी है, इसको रिलीज़ कर देना है। तो ये आर्टिकल 10 है। आगे है आर्टिकल 10A, बड़ा अहम। आर्टिकल 10A ये कहता है कि राइट टू फेयर ट्रायल, राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस, हर शख्स को ये आज़ादी हासिल है, हर शख्स को ये हक हासिल है कि उसका फेयर ट्रायल हो और वो ड्यू प्रोसेस से गुज़रे। किसी भी शख्स को बगैर ड्यू प्रोसेस की सज़ा किसी सूरत में नहीं दी जा सकती। आर्टिकल 10 ने ये सख्ती से रिस्ट्रिक्शन लगाई है। आर्टिकल 11 अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम्स के अंदर, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर, कि स्लेवरी या फोर्स्ड लेबर किस आर्टिकल के तहत प्रोहिबिटेड की गई है। तो वो है आर्टिकल 11 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का। ये कहता है कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर स्लेवरी यानी कि ग़ुलामी या फोर्स्ड लेबर किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है, ये किसी भी सूरत में प्रोहिबिटेड है। यहाँ पे एक और भी प्रोविज़न है कि कोई भी बंदा, बच्चा जो 14 साल या 14 साल से कम उम्र हो, उसको आप किसी भी सूरत में किसी भी सर्विस में एंगेज नहीं कर सकते। किसी भी सूरत में आप उसको एज ए लेबर एंगेज नहीं कर सकते। आर्टिकल 11। आर्टिकल 12 है, बड़ा अहम है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट, यानी कि कोई भी शख्स जिसने कोई भी काम किया हो आज से साल पहले या 2 साल पहले या 5 साल पहले, और जब उसने वो काम किया तो तब वो कानून की नज़र में जुर्म नहीं था, और आज कोई एक्ट पास हुआ या कोई लॉ पास हुआ जिसके तहत वो काम जो है वो जुर्म बन गया है, तो उस शख्स को आज के दिन उस 5 साल पहले किए गए काम की सज़ा नहीं दी जा सकती, क्योंकि जब वो काम हुआ तब वो आम सा कोई काम था, तब कानून की नज़र में वो इलीगल नहीं था। तो ये है प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट, बड़ा अहम है ये आर्टिकल 12 भी। आर्टिकल 13 है आगे, आर्टिकल 13 भी बड़ा अहम है। आर्टिकल 13 प्रोटेक्शन देता है किसी भी शख्स को डबल पनिशमेंट से, यानी कि किसी भी एक काम के ऊपर ये आर्टिकल ये कहता है कि किसी भी शख्स को किसी एक जुर्म के ऊपर एक से ज़ायद बार सज़ा नहीं दी जा सकती। तो यहाँ से डबल पनिशमेंट का वो जो तसव्वुर था वो ख़त्म हो गया, यानी कि अगर किसी शख्स ने एक ऑफेंस किया तो उसको किसी एक कानून के तहत एक बार ही सज़ा दी जाएगी, बार बार या एक से ज़ायद बार जो है सज़ा नहीं दी जा सकती। उसके अलावा सेल्फ़ इंक्रिमिनेशन का इन्होंने तसव्वुर जो है वो बिल्कुल दिया। इसके तहत किसी भी शख्स को हम कंपेल नहीं कर सकते कि वो अपने ही ख़िलाफ़ विटनेस बने, यानी कि किसी भी शख्स को मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो कोई भी जुर्म कबूल करे और कबूल करते हुए अपने ख़िलाफ़ गवाही दे कि हाँ जी मैंने ये काम किया था या मैंने ये काम किया है। आर्टिकल 13। आगे है आर्टिकल 14 इनवायलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन। तो इसके अंदर है कि प्राइवेसी ऑफ होम को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। उसके अलावा किसी भी शख्स को कोई भी एविडेंस एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उससे कोई भी शहादत लेने के लिए आप उसको टॉर्चर नहीं कर सकते। आर्टिकल 14 इस हवाले से पाबंदी आयद करता है। उसके बाद आर्टिकल 15 है, बड़ा ही अहम आर्टिकल है। ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की आज़ादी देता है कि कोई भी शहरी बिला रोक टोक के पाकिस्तान में, पाकिस्तान के हदूद के अंदर कहीं भी आज़ादाना अपनी मर्ज़ी से आ और जा सकता है, रिहाइश अख्तियार कर सकता है, लेकिन ऐसी जगहों माँ सिवाय ऐसी जगहों पे जहाँ पे कानून मना करता है या कानून की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं। उसके बाद आर्टिकल 16 है फ्रीडम ऑफ असेंबली। फ्रीडम ऑफ असेंबली के तहत ये आर्टिकल 16 आज़ादी देता है पाकिस्तान के शहरियों को कि वो कहीं पे भी अपनी आज़ादी से इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन भी है
کہ یہ اکٹھا ہونا جو ہے وہ اللیگل مینز کے لیے نہیں ہونا چاہیے، اور یہ اکٹھا ہونا اسلحہ کے بغیر ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ فریڈم آف اسمبلی، آپ کہیں پہ بھی آزادانہ جو ہے یہ لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں، ماں سوائے ان جگہوں کے جہاں پہ لا منع کرتا ہے۔ آرٹیکل 17 ہے فریڈم آف ایسوسیشن کے حوالے سے، کہ کسی بھی ایسوسیشن کے بنانے پہ، جوائن کرنے پہ ملک پاکستان کے اندر آرٹیکل 17 کے تحت آزادی ہے۔ اس کے حوالے سے کوئی بھی ریسٹرکشن جو ہے وہ قانونی طور پہ نہیں لگائی جا سکتی، ماں سوائے صرف ان صورتوں میں کہ پبلک آرڈر یا موریلٹی مینٹین کرنی ہو۔ اس کے علاوہ فریڈم آف ایسوسیشن ہر شہری کو پاکستان کے اندر حاصل ہے۔ اس کے علاوہ آرٹیکل 18 ہے آگے۔ آرٹیکل 18 یہ کہتا ہے کہ فریڈم آف ٹریڈ، بزنس اور پروفیشن کے اس ملک کے اندر، اس اسٹیٹ کے اندر ہر شخص کو آزادی ہے کہ وہ اپنی آزاد مرضی سے ٹریڈ کرے، بزنس کرے یا کوئی بھی پروفیشن جوائن کرے۔ تو اس حوالے سے ہر شخص کو بالکل آزادی حاصل ہے آرٹیکل 18 کے تحت۔ لیکن یہ جو فریڈم آف ٹریڈ، بزنس یا پروفیشن صرف اللیگل بزنسز کے لیے دیا گیا ہے، صرف لیگلی بزنسز کے لیے دیا گیا ہے۔ اللیگل بزنس کی، اللیگل ٹریڈ کی، اللیگل پروفیشن کی کسی صورت میں اجازت نہیں دی جا سکتی، وہ ریسٹرکشن لگائی جاتی ہے آرٹیکل 18 کے تحت۔ آگے بڑا اہم آرٹیکل 19، اکثر اس پہ بحث کی جا رہی ہوتی ہے، فریڈم آف سپیچ۔ فریڈم آف سپیچ کے اندر ہر شخص کو یہ آزادی حاصل ہے کہ وہ کسی بھی چیز کے اوپر کمنٹ کر سکے، کوئی بھی بات کر سکے ایٹسیٹرا۔ اس کو مکمل اپنی اوپینین بیان کرنے کا، اپنی بات کرنے کا مکمل اس کو حق حاصل ہے۔ لیکن یہیں پہ آرٹیکل 19 کے تحت ہی کچھ ریسٹرکشنز بھی لگا دی گئی ہیں جہاں پہ فریڈم آف سپیچ دیا گیا۔ تو ریسٹرکشن امپوزڈ بائی لا ان دا انٹرسٹ آف اسلام، اسلام کے خلاف آپ جو ہے بات نہیں کر سکتے، ریسٹرکشن ہے۔ اسٹیٹ کے خلاف آپ بات نہیں کر سکتے، یہ بھی ریسٹرکشن ہے۔ اسٹیٹ کی انٹیگریٹی کے خلاف آپ نہیں جا سکتے، آپ ڈیفنس کے اگینسٹ کوئی بات نہیں کر سکتے جس سے ملک پاکستان کی سالمیت کو خطرہ پہنچے، یا ایسی فارن اسٹیٹس جو پاکستان کی دوست ہیں اور آپ کے بعد کوئی نیگیٹو بات کرنے سے ان اسٹیٹس کے، ہمارے اور اس اسٹیٹ کے مابین جو ہے تعلقات خراب ہونے کا خدشہ ہے، تو اس صورتحال میں بھی فریڈم آف سپیچ کو وہ ختم کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ وہاں پہ بھی آپ کو فریڈم آف سپیچ کی اجازت نہیں ہے۔ پبلک آرڈر اگر مینٹین کرنا ہو تو اس صورت میں بھی، یا کنٹیمپٹ آف کورٹ اگر آپ کرنا چاہ رہے ہوں، یا آپ نے کوئی کنٹیمپٹ آف کورٹ کی ہو اور آپ وہاں پہ آرٹیکل 19 کا سہارا لینا چاہیں گے، دیکھیں قانون یا آئین جو ہے وہ مجھے آرٹیکل 19 کی صورت میں فریڈم آف سپیچ کا حق دیتا ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ تو جہاں پہ آرٹیکل 19 نے فریڈم آف سپیچ دی ہے، وہیں پہ انہوں نے مختلف ریسٹرکشنز بھی لگا دی ہیں جو ہم نے ابھی اوپر جن کا ہم نے ذکر کیا۔ آرٹیکل 19 اے، آرٹیکل 19 سب آرٹیکل اے بڑا اہم ہے، رائٹ ٹو انفارمیشن، کہ کوئی بھی پبلک امپورٹنس کا سبجیکٹ ہوگا تو اس کے بارے میں معلومات اس کو پرووائڈ کرنا، اس کے مانگنے پہ، کسی بھی شہری کے مانگنے پہ، یہ ہر ادارے پہ فرض ہے، اور کوئی بھی پبلک امپورٹنس کا میٹر ہو تو اس کے بارے میں معلومات لی جا سکتی ہیں۔ آرٹیکل 20 آگے، آرٹیکل 20 کی جو ہیڈنگ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ فریڈم ٹو پروفیس ریلیجن اینڈ ٹو مینیج ریلیجیس انسٹیٹیوشنز، یعنی کہ ہر شخص کو جو اس ملک کا شہری ہے اس کو یہ آزادی حاصل ہے کہ وہ کوئی بھی ریلیجن قبول کرے اور اپنے ان ریلیجیس انسٹیٹیوشنز کو مینیج کرے۔ تو اس حوالے سے یعنی کہ یہاں پہ منورٹیز کو سمجھ لیں کہ یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ کوئی بھی، کسی بھی شخص کا، ہر شخص کو مذہبی آزادی اس ملک کے اندر دی گئی ہے کہ کوئی بھی شخص کوئی بھی مذہب قبول کرے اور ان کے ریلیجیس انسٹیٹیوشنز کو چلائے یا مینیج کرے، تو اس حوالے سے کسی پہ کوئی بھی پابندی لگائی نہیں جا سکتی۔ آرٹیکل 21 یہ کہتا ہے کہ سیف گارڈ اگینسٹ ٹیکسیشن فار پرپزز آف اینی پارٹیکولر ریلیجن،
आर्टिकल 21 सेफ गार्ड है किसी भी यानी कि ऐसे एक्ट के अगेंस्ट ये सेफ गार्ड बनेगा कि कोई भी इदारा किसी भी शख्स से किसी मखसूस मज़हब का होने की बिना पे कोई भी मखसूस टैक्स नहीं लिया जा सकता। यानी कि यहाँ पे नॉन मुस्लिम्स से उनके मज़हब की बुनियाद पे टैक्स वसूल नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 21 उस हवाले से बड़ी सख्ती से जो है वो उसकी तरदीद करता है। आर्टिकल 22 है सेफ गार्ड एज टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन एट्सेट्रा। आर्टिकल 22 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के हवाले से ये बात करता है कि किसी भी शख्स को या किसी भी बच्चे को ज़बरदस्ती जो है वो कोई भी मज़हब या किसी भी मज़हब की तालीमात जो हैं वो नहीं दी जा सकती। यानी कि स्कूल जो है वो मुस्लिम्स का है और उसके अंदर अगर कोई नॉन मुस्लिम है तो हम उसको ज़बरदस्ती जो है वो इस्लामिक तालीमात जो है वो नहीं दे सकते। तो आर्टिकल 22 इस हवाले से रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो अपना इम्पोज करता है। आर्टिकल 22 ही यहाँ पे ये बड़े वाज़ेह अंदाज में कहता है कि किसी भी शख्स को उसके रेस, रिलीजन, कास्ट या प्लेस ऑफ बर्थ की बिना पे कोई भी इंस्टीट्यूशन एडमिशन से डिनाई नहीं कर सकता किसी सूरत भी। आर्टिकल 22 आगे है जी आर्टिकल 23 और वो है प्रोविज़न एज टू प्रॉपर्टी। आर्टिकल 23 ये डिफ़ाइन करता है कि किसी भी शख्स जो भी इस मुल्क के पाकिस्तान का शहरी होगा उसको ये आज़ादी हासिल है कि वो मुल्क पाकिस्तान के हदूद के अंदर कहीं पे भी कोई भी प्रॉपर्टी चाहे ख़रीदे, चाहे बेचे, चाहे उसको किसी भी तरह से इस्तेमाल में लाए, तो इस हवाले से उस शख्स को मुकम्मल आज़ादी हासिल है माँ सिवाय उन रिस्ट्रिक्शंस के जो कानून लगाएगा या नाफिज करेगा। उसके बाद है आर्टिकल 24 और वो है प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स। आर्टिकल 24 जो है वो पाकिस्तान के शहरियों की जो प्रॉपर्टी राइट्स है उनकी हिफाजत करता है। यहाँ पे ये डिस्क्राइब किया गया है कि किसी भी शख्स को आप उसकी प्रॉपर्टी से यानी कि उसकी प्रॉपर्टी उससे छीनी नहीं जा सकती, ज़बरदस्ती आप उससे नहीं ले सकते। हाँ, दूसरी तरफ अगर गवर्नमेंट उसकी ज़मीन को या उसकी प्रॉपर्टी को एक्वायर करना चाहे तो वो बाकायदा उसकी कीमत उस शख्स को अदा करके उससे वो चीज़ या उसकी वो प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है। लेकिन ज़बरदस्ती उससे कोई भी शख्स उससे उसकी प्रॉपर्टी जो है वो एक्वायर नहीं कर सकता। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या बाकी लॉ इन्फोर्समेंट जितने इदारे हैं वो ज़मीन एक्वायर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी उस शख्स को रीज़नेबल मुआवजा उसकी प्रॉपर्टी का दिया जाएगा। आर्टिकल 24 था ये। आर्टिकल 25 बड़ा अहम है इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स के हवाले से। ये डिस्क्राइब करता है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं। कोई किसी भी ज़ात से ताल्लुक़ रखता हो, कोई किसी भी अपना सेक्स से ताल्लुक़ रखता हो, वो फीमेल हो या मेल हो, कानून की नज़र में सब बराबर हैं। आगे आर्टिकल 26 है नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। यहाँ पे ये है कि किसी भी शख्स को किसी भी जगह पे जाने से आप नहीं रोक सकते। ये नॉन डिस्क्रिमिनेशन जो है वो एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस नहीं होगी। यानी कि कोई ऐसा लॉ नहीं आ सकता कि जनाब फ़लाँ लोग जा सकते हैं फ़लाँ जगह पे और फ़लाँ नहीं जा सकते, तो ये नॉन डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। हर शख्स को आज़ादी हासिल होगी पब्लिक प्लेसेस पे विज़िट करने की, पब्लिक प्लेसेस पे पिकनिक की, पब्लिक प्लेसेस पे जाने की, लेकिन माँ सिवाय उन जगहों की जहाँ पे कोई स्टेट जो है को मखसूस लॉ बना दे। आगे आर्टिकल 27 है, बड़ा अहम है ये भी, सेफ गार्ड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन सर्विसेज। जहाँ पे आर्टिकल 27 के अंदर भी यही बात की गई है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी किसी भी सर्विसेज इन सर्विसेज पाकिस्तान के अंदर
कोई भी डिस्क्रिमिनेशन सर्विसेज के अंदर नहीं होगी कि कोई शख्स फ़लाँ लोग जो हैं या फ़लाँ ट्राइब के लोग या फ़लाँ रेस के लोग या फ़लाँ कलर के लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फ़लाँ कलर के लोग अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को आर्टिकल 27 जो है वो रोकता है। आगे है आर्टिकल 28, बड़ा अहम है ये, और ये है प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर के हवाले से। ये कहता है कि सब्जेक्ट टू आर्टिकल 251 एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर shall have the right to preserve and promote the same and subject to law establish institutions for that purpose। कोई भी शख्स जो है अगर कोई इलाकाई लैंग्वेज को या कल्चर को या स्क्रिप्ट को महफूज करना चाहे तो वो उसको बिल्कुल ऐसा करने की आज़ादी हासिल है, या वो अपने कल्चर को या स्क्रिप्ट को या लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए कोई इदारा कायम करना चाहे तो उसको उस चीज़ की आज़ादी हासिल है। और ये आज़ादी आर्टिकल 28 के तहत उसको एज अ फंडामेंटल राइट हासिल है।